ऑडियो 3 जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वनौषधियों की उपादेयता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी औषधि का लाभ पहुंचाना या हानिकारक होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसकी पहुंच कितनी गहरी है। रसायन नाभिक प्रधान पाश्चात्य औषधियों व प्रकृति से प्राप्त वनस्पतियों की जब तुलना की जाती है तो इसी तथ्य को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि किसी कांटे को शरीर के अंग से बाहर निकालना हो तो सुई जैसा छोटा नुकीला औजार अधिक कारगर सिद्ध होता है। यदि तलवार, बल्लम, बरमे या सुई की मदद ली गई होती तो यह प्रयास हानिकारक ही सिद्ध होता। आसपास के अंग भी क्षतिग्रस्त होते, भले ही कांटे को निकाल पाने में सफलता मिलती है। पाश्चात्य औषधियां संश्लेषण के आधार पर बनी होती हैं। शरीर की व्याधियों के उपचार हेतु जब उन्हें प्रयुक्त किया जाता है तो यह मानकर चलना चाहिए कि सूक्ष्म विकारों के उन्मूलन कार्य में तलवार की ही भूमिका निभाएंगे। सूक्ष्म औषधियां जहां बिना आसपास के ऊतकों को हानि पहुंचाए ही व्याधिकारक प्रक्रिया से सीधे मोर्चा लेती हैं, वहीं स्थूल औषधियां स्वस्थ ऊतकों को भी बड़े परिमाण में हानि पहुंचाए बिना नहीं रहती। रोग के कारण व उपचार के विवेचन में ही इस मूलभूत अंतर को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। मात्र लक्षणों के ही आधार पर शमन की प्रक्रिया न अपनाकर मूल विकार को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए, यह पवित्र उद्देश्य लेकर चला जाए तो वह प्रयोजन पूरा होता है जिसके लिए चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति व वनौषधि का विधान प्रकृति जगत में विधाता द्वारा किया गया है। एक औषधि चिकित्सा में जड़ी बूटी के सूक्ष्मीकरण स्वरूप के शरीर में प्रविष्ट होने पर यह मानकर चला जाता है कि एक निरापद उपचार प्रक्रिया पूरी की जा रही है। स्वस्थ एवं व्याधिग्रस्त जीवकोश परस्पर गूथे होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर ज्ञात होता है कि इन्हें किसी स्थूल प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक दवाएं फफूंद उत्सर्जित तीव्र रसायन हैं। ये जब शरीर में पहुंचती हैं तो बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। जहां ये रोग के जीवाणुओं को मारती हैं, वहीं लाभकारी सहजीवी जीवाणुओं का भी कत्लेआम करती हैं। रसायन यह अंतर थोड़े ही कर पाता है कि मुझे स्वस्थ को चोट पहुंचानी है या अस्वस्थ को। जीवाणु जिस स्थान में बैठे होते हैं वह तथा आसपास का सारा क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार मुर्गी दौरों को दबाने वाली संश्लेषित बार्बिचुरेट्स दवाएं जब भी दी जाती हैं, वे विद्युत सक्रिय स्नायु कोशों को ही नहीं, सारे मस्तिष्कीय क्रियाकलापों पर अवसादक प्रभाव डालती हैं। रोगी डल सुस्त सा अपनी क्षमताएं समाप्त होते अनुभव करता है। यह तो हुई स्थूल दृष्टि से मुंह से या इंजेक्शन द्वारा दी गई स्थूल औषधियों की चर्चा। सूक्ष्मीकृत औषधियां मात्र रोग से लड़ती हैं, रोगी से नहीं। जड़ी बूटियां इसी प्रकार उचित मात्रा में उचित विधि से अनुपान भेद द्वारा सेवन कराई जाती है। इनके अवांछनीय परिणाम नहीं होते। इस तथ्य की वैज्ञानिकता असंदिग्ध है। यदि जड़ी बूटी की तुलना संश्लेषित रसायन औषधि से की जाए तो ज्ञात होता है कि रासायनिक दृष्टि से जहां प्राकृतिक औषधि में सक्रिय औषधि की मात्रा 1/10वें भाग से भी कम है, वहां रसायन औषधियां अंदर से बाहर तक ऐसे सक्रिय तत्वों से निर्मित हैं जिनका जर्रा जर्रा घातक तेज क्रिया हेतु कृत संकल्प है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जड़ी बूटियों में जल, फाइबर, स्टार्च आदि उनके 99% से भी अधिक भाग का निर्माण करते हैं। जो भी सक्रिय तत्व इस वनौषधि में है, उनके संभावित दुष्परिणामों को रोकने वाले घटक भी रेजिन्स, पेप्टाइड एवं रेशे के रूप में उसी में विद्यमान होते हैं। पर यदि दूरदर्शिता को एक ओर रखकर एक्टिव इंग्रेडिएंट उस वनौषधि के सक्रिय रसायन तत्व मात्र को अलग कर उसकी रचना जानकर उसे संश्लेषित कर रोगी को दिया जाए तो वह बाधित कम, तीव्र, घातक दुष्परिणाम अधिक उत्पन्न करेगा। यह स्थिति अनुपान भेद द्वारा ताजी तोड़कर रोगी को दी गई अथवा सूखी पिसी औषधियों में नहीं उत्पन्न होती।
सर्पगंधा औषधि का उदाहरण उपरोक्त तथ्य को और अधिक स्पष्ट करता है। शवोल्फिया सर्पेंटिना नामक यह औषधि आयुर्वेद में चिर पुरातन काल से मानसिक रोगों व रक्त भाराधिक्य में प्रचलित है। इसके 20 एल्केलाइड्स रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किए जा चुके हैं व उन्हें कृत्रिम निर्माण द्वारा संश्लेषित भी किया जा चुका है। यदि इसके एक ही एल्केलाइड रिसर्पिन को रोगी को दिया जाए तो वह रक्तचाप में कमी लाता है। वह आज रक्तचाप की बहुप्रचलित औषधि भी है, पर इसके दुष्प्रभाव इतने हैं कि कोई गिनती नहीं। मानसिक बेचैनी, तनाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति, नाक में तीव्र खराश, खून बहना जैसी कई दुष्प्रभाव 80% से अधिक रोगियों में होते हैं। यदि वही सर्पगंधा पौधे के रूप में दिया जाए तो उल्टे मानस रोग की अचूक औषधि बन जाता है। उन्माद में विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। सर्पगंधा की जड़ जो बहुत कड़वी होती है, यदि बिना वमन किए खाई जा सके तो उसमें रिसर्पिन की मात्रा इतनी अधिक कम पर इतनी सूक्ष्म होगी कि उसके रक्तचाप पर वांछित परिणाम ही मिलेंगे। धीरे धीरे बढ़ा हुआ रक्तभार नियंत्रण में आ जाएगा। वह मात्रा की दृष्टि से रक्त में इतनी नहीं पहुंचेगी कि रोगी अवसादग्रस्त हो जाए या आत्महत्या कर ले, जैसा कि रिसर्पिन या सर्पिना दवा को लेने पर होता है। प्राकृतिक रूप में प्राप्त पौधों में प्रभावी रसायनों की मात्रा गोली, इंजेक्शन आदि की तुलना में कम पर सूक्ष्म होती है। वह कभी दुष्परिणाम उत्पन्न कर ही नहीं सकती। वह मात्रा सुई की तरह कांटे को निकालती है, अन्य ऊतकों को क्षुब्ध नहीं करती। यही कारण है कि अब धीरे धीरे औषधि रूप में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जड़ी बूटियों का महत्व जन साधारण को समझ में आने लगा है। जीवनी शक्ति संवर्धन एवं रोगों के मूल कारण का निवारण, यह द्विविध प्रक्रिया प्राकृतिक औषधि उपचार से भली भांति संपन्न होती देखी जाती है। ये प्रयोग किस सीमा तक वैज्ञानिक हैं, इसका एक और विलक्षण उदाहरण एक छोटी सी दैनिक प्रयोग में आने वाली प्राकृतिक औषधि हरिद्रा हल्दी है। जब शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो अनेकानेक प्रतिक्रियाएं होती हैं। चोट के स्थान पर सूजन के अतिरिक्त पूरे संस्थान में एक स्ट्रेस इफेक्ट के कारण रक्त में कैटेकालमिन नामक हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। इसके प्रभाव से जहां रक्त नलिकाएं सिकुड़ती हैं, वहां दूसरी ओर रक्त शर्करा का स्तर भी बढ़ जाता है। मन बेचैन और उत्तेजित हो जाता है। उसका कारण भी ये हार्मोन्स ही हैं। यह बेचैनी रक्त में शक्कर को और बढ़ा देती है, जो घाव के भरने में बाधक है, साथ ही रोगाणु की फसल लहलहाने के लिए उर्वर भूमि भी। जहां त्वचा भंग हुई वहां रोगाणुओं का संक्रमण हुआ। यह सारी व्यवस्थाएं शरीर संस्थान की प्रतिक्रिया के कारण हुई। अब यदि इस चोट, सूजन, संक्रमण, बेचैनी का उपचार खोजना हो तो 2 मार्ग सामने हैं। एक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जड़ी बूटियां, दूसरे आधुनिक संश्लेषित औषधियां। पहले प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त औषधि हल्दी पर विचार किया जाए। हल्दी को चोट के स्थान पर लगाने का चिर पुरातन घरेलू स्वरूप सुपरिचित है एवं मुंह से खिलाने का भी। वैज्ञानिक खोजें यह सिद्ध करती हैं कि हल्दी में जो रसायन पाए जाते हैं वे सूजन को उतारते हैं। इसका यह प्रभाव उतना ही समर्थ बलशाली है जितना कि एलोपैथी की गत दशक में खोजी गई हाइड्रोकॉर्टिसोन नामक औषधि का। हल्दी के प्रायोगिक परीक्षण यह सिद्ध करते हैं कि यह रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करती है ताकि प्रवेश पाए रोगाणुओं को फलने फूलने का मौका न मिले। ग्लूकोज टॉलरेंस के उड़ने से जीवनी शक्ति भी बढ़ती है एवं श्वेत कणों तथा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी जीवकोशों को चोट के स्थान पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। यही नहीं, अन्य द्रव्य गुणपरक प्रभाव भी यही बताते हैं कि यह औषधि समग्र रूप से रक्त शोधक भी है। करक्यूमा लांबा नाम से वैज्ञानिक जगत में प्रख्यात हल्दी में 10 से 12% जल, 4 से 12% फैटी ऑयल, 4.2 से 14% इसेंशियल ऑयल, 5 से 13% मिनरल्स होते हैं।
इसे इसका पीला रंग करकुमिन नामक पदार्थ के कारण मिलता है। इसमें 70% कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन ए भी होता है। हल्दी से निकलने वाले तेल को टर्मेरिक ऑयल कहते हैं, जिसमें अरज बाबा योजन तथा टर्मेरिक जैसे सक्रिय पदार्थ होते हैं, जो सारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन रसायनों के माध्यम से हल्दी में एंटीहिस्टामिनिक प्रभाव तथा पिट्यूटरी एंड्रोजन एक्सिस को प्रभावित करने वाले गुण आते हैं। हल्दी मानसिक उत्तेजना को घटाती है। उत्तेजना का कारण होता है स्ट्रेम इफेक्ट के कारण काटिमली नामक रस का स्त्राव। गुर्दे के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि से उत्सर्जित इस रस को हल्दी तुरंत रक्त में कम कर देती है। चोट के स्थान पर लगाई गई हरिद्रा अपने रोगाणुनाशक गुणों के कारण ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव रोगाणुओं से मोर्चा लेकर उन्हें समाप्त कर देती है। सूजन भी उतारती है तथा संक्रमण भी पनप नहीं पाता। संस्थानिक प्रभाव शेष कार्य पूरा कर देता है। बलवर्धक होने के कारण यह क्षतिपूर्ति में भी सहायक होती है। हरिद्रा काचनी पीता, निशाख्या वरवर्णिनी, किमिग्रा हल्दी योषित प्रिया, हट्ट विलासिनी एवं हरिद्रा तू रसे तिक्ता, रुक्षौणा विषकुष्ठनत, भेद है कंडू तृणान, हंति देहवर्ण विघायिनी। इसी कारण इसे हरिद्रा, काचनी, वरवर्णिनी, गौरी, किमिघ्रा, योषित प्रिया, रुद्राविलासिनी जैसे काव्यात्मक नाम दिए गए हैं। स्थानीय लेप तथा मुंह से लेने के अतिरिक्त इसे धूम्र के रूप में मूर्छा श्वास एवं हिक्का रोगों में भी सफलता के साथ प्रयुक्त करते हैं। कुष्ठ एवं अन्य व्रण रोगों में तो यह दी ही जाती है। अब इसके समानांतर वे औषधियां देखी जाएं जो संश्लेषित रसायनों के रूप में पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त होती है। एलोपैथी में सूजन चोट की सर्व प्रचलित दवा एस्पिरिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड यह दर्द दूर करने में प्रभावशाली भूमिका निभाती है, पर इसके अलावा उनका कोई और योग नहीं है। सैलिसिलेट्स ग्लूकोज को घटने के स्थान पर बढ़ाते हैं, मानसिक उत्तेजना में वृद्धि करते हैं तथा पेट की श्लेष्मा में सूजन लाते हैं। व्रण तक उत्पन्न कर अमाशय से रक्त स्त्राव भी बढ़ा सकते हैं। ये रसायन न तो बलवर्धक हैं न रोगाणुनाशक। यह बात और है कि यह कृत्रिम संश्लेषित रसायन स्पाइरिया वृक्ष के फूलों के रस से प्राप्त सेल्सिन नामक रसायन के न्यूक्लियस की रचना से मिलता हुआ बनाया गया था। कारण था सेलिसिन में उन सब गुणों का होना जो सूजन उतारने के लिए आवश्यक है, पर चूंकि उसे विशुद्ध रसायन के रूप में दिया जाने लगा तो वे प्रभाव जाते रहे जो समग्र औषधि में थे। अन्य सूजन उतारने वाली औषधियां हैं फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, इंडोमिथेसिन, स्टेरॉइड्स इत्यादि। रसायन मात्र को ही लक्ष्य मानकर दी जाने वाली ये औषधियां किसी भी रूप में वनौषधियों की तुलना में नहीं ठहर पाती। उल्टे इनके तेज प्रभाव से ऐसे ऐसे दुष्परिणाम देखे जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक बार उन्हें प्रत्यक्ष किसी के शरीर में घटते देख इन्हें लेने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। वनौषधि चिकित्सा समग्र इसलिए ठहरती है कि वह एक पूरे जैविक संस्थान की चिकित्सा को अपना उद्देश्य मानकर चलती है। रोगों का होना एक अस्वाभाविक स्थिति है। ऐसे में उस प्रक्रिया को कृत्रिम रसायन और विकृत कर देते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि क्षतिपूर्ति अपने सहज प्राकृतिक रूप में की जाए एवं वह अपने आप में समग्र हो। आधुनिक दवाओं की तुलना में इसीलिए जड़ी बूटियों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। वे सर्वसुलभ हैं, समर्थ हैं, हर कोई उन्हें उपयोग कर सकता है, हानि रहित हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते रहने वाले इन वनौषधियों के प्रभाव एक दूसरे का समर्थन ही करते हैं, काट नहीं। यह दोष एलोपैथिक औषधियों में देखने को मिलता है। इसे ड्रग इंटरैक्शन कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया जड़ी बूटियों में न होने का एक अन्य कारण यह भी है कि
कोई भी सक्रिय प्रमुख तत्व उनमें रासायनिक रूप से उन्मुक्त या फ्री नहीं होता, वरन वह अन्य हानि रहित पदार्थों में गूंथा रहता है। धीरे धीरे इस गुंथन से मुक्त होता हुआ वह अपने रासायनिक प्रभाव दिखाता रहता है। पूरे प्रकृति जगत में प्रायः 4 लाख से भी अधिक पौधे हैं। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो चिकित्सा की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार उपयोगी न हो। इस संबंध में एक आख्यान बहुप्रचलित है। एक बार ब्रह्मा जी ने जीवक ऋषि को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जो भी पत्ता पौधा वृक्ष वनस्पति व्यर्थ दिखे तोड़ लाओ। 11 वर्ष तक पृथ्वी पर घूमते रहने के बाद ऋषिवर लौटे और ब्रह्मा जी के समक्ष नतमस्तक हो बोले, इन 11 वर्षों में पूरी पृथ्वी पर भटका हूँ, प्रत्येक पौधे के गुण दोष को परखा है, पर पृथ्वी पर एक भी ऐसा वृक्ष न मिला जो किसी न किसी व्याधि के उन्मूलन में सहायक न हो। इस आख्यान से वृक्ष वनस्पतियों की औषधीय गुणवत्ता का भान होता है। अभी तक सारे संसार की 4 लाख प्रकार की वनस्पतियों में मानव मात्र 8000 के गुण जान पाया है, वह भी आप्त वचनों से उद्धृत औषधि संदर्भों के कारण। जितनी भी औषधियां आज प्रचलित हैं, उनमें से अधिकांश की जानकारी विश्व मानव को भारतवर्ष ने दी है। यही एक प्रमुख कारण है कि इन पौधों की गरिमा को जीवन बनाए रखने का उत्तरदायित्व हम सबके लिए और भी बढ़ जाता है।